लेकिन अगर उसकी कोई महिला मित्र या महिला प्रेमिका या महिला उसका बहुत करीबी दोस्त हो तो लगता है कि नहीं, थोड़ी देर बात और होनी चाहिए। माँ की दवाई भी लानी है और गर्लफ्रेंड की माँ भी बीमार हो, वो चकाचौंध की दुनिया में ऐसे इतराता है जैसे लगता है कि उससे कुछ बहुत बड़ी चीज़ मिलने वाली है। और वो उस पल का मैं बात कर रहा हूँ जिस समय की अगर प्रेमिका पास में हो और वहाँ कांटों से भरा भी हो तो जो आनंद और सुकून उस पल मिलता है ना, कि पंखुड़ियों और मखमली चादरों से बिखी हुई अगर एक अच्छा लग्जरी रूम भी मिले ना तो वो सुकून और वो आनंद नहीं मिलता। और इससे जो टूटता है ना वो बिखर के रह जाता है और कहीं का नहीं रहता है, उसके जीवन में बस वही दिखता है। तुमसे क्यों उनको मतलब है, देखो लगाव हो गया, तुम ऐसे भी छोड़ के चलेगी, इससे बढ़िया है कि जैसे हम अजनबी थे वैसे ही रहते तो बेहतर होता। हम जिस बच्चे को एक किताब पढ़ा है उसने बोला कि भाई ये तो मेरे साथ भी था। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। अभी हमारे साथ ऑथर अंशुमान मौजूद है, उनसे हम बहुत सारी जानकारी लेंगे क्योंकि उन्होंने ऐसी किताब लिख दी है जो मार्केट में अभी तहलका मचा रखी है। किराए की गर्लफ्रेंड, अभी के दौर में सभी की गर्लफ्रेंड होती है, लेकिन इन्होंने जो किताब लिखी है किराए की गर्लफ्रेंड, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या लिखा है इस किताब में, यह जानकारी हम लेंगे अंशुमान से। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा क्या लिख दिया किराए की गर्लफ्रेंड में जो लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं? भले हमारे देश के लिए थोड़ा सा जो है थोड़ा अपसेट टाइप का शब्द हो, लेकिन जिस तरीके से हम लोग दूसरी दुनिया में जाते हैं, जैसे अन्य यूरोपीय कंट्री में जाते हैं, तो आप पढ़ते होंगे कि अब वहाँ पे आप जापान हो गया, चाइना हो गया, बहुत सारी चीज़ न्यूज़पेपर में आते रहते हैं कि किराए की गर्लफ्रेंड है। दुनिया आजकल फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहा है और उसमें एक अच्छे साथी की तलाश लोग करते हैं, चाहे वो कैसा भी आदमी हो। लेकिन परम ईश्वर ने जिस तरीके से दोनों का निर्माण किया है उसमें एक ऐसे दोस्त की तलाश करता है जो उसकी भावनाओं को समझ सके। और कुछ भी हो, कोई भी कितने तरीक़ा से लिखे, लेकिन जो हम ये अनुभव कर पाएँ कि अगर किसी की बात से, जैसे होता क्या है कि जब अगर कोई पुरुष है फ़ोन पे बात करता है तो उसको लगता है कितना जल्दी रखो ना यार, क्यों समस्या पैदा कर रहे हो। लेकिन अगर उसकी कोई महिला मित्र या महिला प्रेमिका या महिला उसका बहुत करीबी दोस्त हो तो लगता है कि नहीं, थोड़ी देर बात और होनी चाहिए। ये हमारे बॉडी लंबा कॉन्वर्सेशन हो जाता है जी। और उसमें वो उबता नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम एक चीज़ को अनुभव किए हैं, तभी हम समाज को दे पाए हैं कि देखिए ज़िंदगी में वर्तमान के युवा किस तरीके से हम उस दौर में भाग रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कभी ऐसी स्थितियां हो जाती है प्रेम में पड़ने के बाद कि घर में माँ की दवाई भी लानी है और गर्लफ्रेंड की माँ भी बीमार हो तो बेताबियाँ लगता है कि नहीं, पहले उसको पहुँचा दे तब हम अपनी माँ का करें। ये भावना आती है अंदर में। और ये चीज़ मैंने देखा है कि मैंने कभी इतनी बेताबियाँ क्यों हो जाती है, मैं अपनी ही आत्मा से पूछने का प्रयास करता हूँ। तो लगा कि ज़िंदगी को जीने का एक जरिया होना चाहिए। हम लोग नए दौर के युवा हैं, इसलिए मैं उसकी भावना को मैं ज़्यादा लिख पाता हूँ। हम ज़्यादा ये नहीं कर पाता हूँ कि हम समाज को क्या हम दे रहे हैं और हमने क्या पाया, मैं समाज को क्या दे सकता हूँ अपनी योग्यता के अनुसार। हम तो बहुत बड़े ज्ञानी नहीं हैं, बस एक शौकिया के लिए लिखता हूँ, लेकिन अंतरात्मा की जो भावनाएँ हैं उसको मैं अपने अक्षरों के माध्यम से लोगों के पास भेजता हूँ। मुख्य उद्देश्य क्या है ये किताब लिखने की? मुख्य उद्देश्य है कि समाज में जो भी हमारे युवा, एक किसान का बच्चा है, वो नए नए शहर आता है, वो चकाचौंध की दुनिया में ऐसे इतराता है जैसे लगता है कि उससे कुछ बहुत बड़ी चीज़ मिलने वाली है जी। और वो ये है या तो हम पाश्चात्य संस्कृति का दर्शन करें, क्योंकि वो उसकी संस्कृति है, हमारी ये संस्कृतियाँ नहीं हैं। तो जब हम कोई चीज़ नई संस्कृति जन्म लेती है ना तो वो लोगों को नयापन दिखता है और वहीं से एक शब्द का निर्माण होता है गर्लफ्रेंड। कोई किसी का दोस्त होता है, कोई किसी का भाई होता है, कोई किसी की बहन होता है, कोई किसी की गर्लफ्रेंड होती है, प्रेमी प्रेमिका होता है। और वो उस पल का मैं बात कर रहा हूँ जिस समय की अगर प्रेमिका पास में हो और वहाँ कांटों से भरा भी हो तो जो आनंद और सुकून उस पल मिलता है ना,
वर्तमान के मौजूदा में जो हमारी उम्र है कि अगर गुलाब की पंखुड़ियों और मखमली चादरों से बिखी हुई अगर एक अच्छा लग्जरी रूम भी मिले ना, तो वो सुकून और वो आनंद नहीं मिल सकता है जो कि हम उस पल को हम जिए। समझ रहे मेरी बात को? इसलिए हम उस आनंद के प्रति जो है लोगों का जो झुकाव है वो किस तरीके से हम लोग को खींचते चला आता है। और ये कहानी होती है एक प्रेमी और प्रेमिका का। सच में आज आकर्षण है। एक जो उम्र होती है ना, एक 10 क्लास 11 क्लास तक वो आकर्षण हो सकता है, लेकिन जैसे ही ग्रेजुएशन किए और उसके बाद अगर किसी के प्रेम हो गया तो वो आत्मा से हो जाता है। वो हो सकता है कि आकर्षण हो, लेकिन अभी की उम्र में अगर प्रेम होता है तो वास्तविक प्यार होता है। उस प्यार को हम वास्तविक नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये प्यार को हम वास्तविक कह सकते हैं। और इससे जो टूटता है ना, वो बिखर के रह जाता है और कहीं का नहीं रहता है, उसके जीवन में बस वही दिखता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम जिंदगी में जब इस चीज़ की पीड़ा को झेलें हैं। देखिए, सब कुछ पैसा से नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन आजकल दौलत और मोहब्बत का जो रिश्ता हो गया है ना, वो हमारे समाज के हर एक रिश्ते को कलंकित करते नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस किताब के माध्यम से हम उन युवाओं को संदेश देना चाहते हैं, हम उनको इस बात से आगाह करना चाहते हैं कि देखो, ये रास्ता भले ही तुमको लगता हो कि नहीं बहुत मस्त भरी रात है, लेकिन ये इतना धोखा देगा कि ज़िंदगी में फिर कभी तुम उबर नहीं सकते हो। इसलिए अपना कैरियर बनाने की उम्र में ही क्यों ऐसा होता है। प्राचीन कालों में जब तपस्वी लोग जब पूजा करते थे, पाठ करते थे, हमारे जो तपस्वी ऋषि मुनि थे, तो उसको भस्म करने के लिए, उनको माने परेशान करने के लिए बहुत सारी अप्सराएँ, बहुत सारे भिन्न भिन्न तरीके से लोग करते हैं। कोई कुछ डाल दिया, कोई कुछ डाल दिया, कोई हड्डी डाल दिया, देखे ना हम लोग फिल्मों में देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ईश्वर ने इस चीज़ के प्रति जो है, चाहे वो कोई नहीं हो, सिर्फ महिला मित्र ही दोषी हो ऐसा नहीं है, पुरुष मित्र भी इस चीज़ में है ना। वो क्या होता है कि उस वक्त हम लोग के दिमाग जो है उस तरीके से गलत चीज़ों के प्रति खींचता है, और जब खींचता है तो हम लोग कभी कभी इस चीज़ से इतना माने कमज़ोर हो जाते हैं वास्तविक लाइफ से कि हम उधर मुड़ जाते हैं। और जब तक उधर ठोकर नहीं लगता है तब तक हमको लगता ही नहीं है कि मैं वास्तविक जीवन जी रहा हूँ या नहीं है। इससे बढ़िया क्या कहता है ना कि इससे बढ़िया तुम जिंदगी में नहीं आती तो अच्छा होता, है ना। तुमसे क्यों हमको मतलब है, देखो लगाव हो गया, तुम ऐसे भी छोड़ के चलेगी। इससे बढ़िया है कि जैसे हम अजनबी थे वैसे ही रहते तो बेहतर होता, है ना। तो जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो आकस्मिक होता है। और एक जगह कहीं लिखा भी गया है कि अगर आपको इश्क में बर्बाद होना है तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, आपके पास खुद मिलने चली आएगी, है ना। अंजुमन, कहा जाता है कि जो किताबों में लिखी हुई चीज़ें रहती हैं, जो शब्द होते हैं, वो शब्दों में सच्चाई होती है, ठीक है। जब आप अनुभव करते हो तब उन शब्दों को पिरोते हो आप किताब में। तो क्या ये अंशुमान की भी कहानी है इसमें? जब तक कोई चीज़ को हम अनुभव नहीं कर सकते हैं तब तक हम अच्छा लिख ही नहीं सकते। हम कोई कहानीकार नहीं है, हम कोई लेखक नहीं है, लेकिन अंदर की जो अंदर में मन में चल रही वेदनाएं हैं ना, अगर मैं उसको किताबों में नहीं लिख सकता ना तो हमें परेशान बेचैनियाँ पैदा करेगी। और जब कोई चीज़ को अगर अपनी गलतियों को भी अगर आप सामने लोगों के सामने लाते हैं ना तो वो चीज़ें मर जाती है, वो सबके लिए होती है, वो मेरी नहीं है। ये किताब में सिर्फ हमने क्या लिखा, हम जिस बच्चे को एक किताब पढ़ा है उसने बोला कि भाई ये तो मेरे साथ भी हुई था, हम कहे कि ये तुम्हारी किताब है, तुमने लिखा है, हम कहाँ लिखे हैं। जब किताबें जब मार्केट में आ जाती है आपके विचार, तो वो सिर्फ मेरी नहीं होती है, वो सभी लोगों की होती है, और हम युवा जैसे लोगों को तमाम लोगों की होती है। जिंदगी में ईश्वर ने हमें देखिए छात्र संघ के हम उपाध्यक्ष भी रहे, बड़ा सौभाग्यशाली है कि हम छात्रों का नेता भी रहे, इसलिए उसको बहुत नज़दीक से उसकी पीड़ा को समझने का मौका मिला। जेल की यात्रा भी रही, इसलिए कैदियों की पीड़ा को समझने का मुझे मौका मिला। मोहब्बत में रुसवाइयाँ हुई तो उसको भी समझने का मौका मिला। और जब मैं लॉकडाउन में घर में जब अकेले तन्हा था तो तमाम समाज की चीज़ों और भावनाओं को समझने का मौका मिला। किताब लिखने का शौक कब से हुआ आपको? ये जी मैं बता देता हूँ कि किताब, मैं जिस फैमिली से हूँ मेरे घर में सब लोग पढ़ने लिखने वाले हैं, और 1947 से ही मेरे यहाँ एजुकेशन की प्रधानता है। अच्छा। पढ़ाई की। तो
कभी कभी पिताजी बैठते थे पढ़ने के लिए, तो पढ़ाने के लिए बैठते थे तो कहते थे कि ज़िंदगी में अगर जीना नहीं है तो जीना है, मरना नहीं है तो किताबें लिखो, है ना। वो दिनकर जी के वो देते थे, उदाहरण देते थे, निराला जी के देते थे, सुभद्रानंद पंथ के देते थे, धर्मवीर भारती के देते थे। तो संयोग बस होता था कि मैं तो छात्र नेता था, हमको किताब किताब से क्या मतलब, जो छात्र नेता बन गया तो किताबें दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। हालांकि मेरा सपना था जो वो IAS बनने का था। अच्छा, फिर क्या हुआ? है ना। तो मैं एक दिन ट्रेन पे सफ़र कर रहा था और हम एक दिन न्यूज़ देख रहे थे। तो न्यूज़ में जब हम देख रहे थे तो हमको पता चला कि न्यूज़ हमको देखना है, तो हमको पता चला कि सरकार ने बोला है कि VIP पद्धति जो लाल बत्ती होती है वो ख़त्म हो गई। और हम अपने कमरे के जो है एक दीवार के साइड जो होता है कि गाड़ी लगा देते थे और उसके ऊपर लाल बत्ती वाला जो है लगाते थे। मेरा सपना था कि मैं इसे पाऊंगा। अच्छा, मतलब सिर्फ आप लाल बत्ती नहीं होने की वजह से अपना ट्रैक चेंज कर दिया है? मेरी पहले कहानी सुनिए, बड़ा हो सकता है कि आपको इंटरेस्टिंग हो, है ना। फिर लगा कि क्या ये सब करेंगे। फिर हमको लगा कि ज़िंदगी में सिर्फ नौकरी ही बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है क्या। तब किसी ने बोल दिया कि देख लो, कभी बड़ी बड़ी कंपनियों को देखो, वैसे वैसे तो बहुत सारे लोग उसमें काम करते हैं ना। तो मेरे दिमाग में लगा कि चलो कुछ अलग किया जाए। देखिए मेरा कहीं ये नहीं था भाई, मेरा एक ही सपना था कि किसी तरह मैं UPSC का जैसे ही कोई परीक्षा दे करके आया तो मैं रातों रात भर उसके क्वेश्चन को पढ़ता था, क्या पूछा नहीं पूछा, और पूरी NCERT की बुक पढ़ने के लिए पागल हो जाता। तो मुझे लगता था कि मुझे ये चीज़ पढ़ना चाहिए, और जब चीज़ पढ़ना चाहिए तो मुझे लगा, फिर बाद में लगा कि क्या हम करेंगे। तब तक शासन का चुनाव का घोषणा हो गया। देखिए मेरी, तो मुझे लगा कि थोड़ा, हमको कुछ जानकारी नहीं थी, ना तो मेरे घर में कोई पॉलिटिशियन थे ना कुछ था। लगा कि चलो इंटरटेन किया जाए थोड़ा सा। पटना विश्वविद्यालय में 1 रुपया में फॉर्म मिलता था, तो इतनी भी ज्ञान हमें नहीं थी कि कोई मीडिया वाला पूछते थे कि तुम क्या क्या करोगे। हम पहले जब जीतेंगे तब ने बताएंगे, अब ये सब बता देंगे तो पता चलेगा कि कुछ कर भी नहीं किया। तो मैंने इस तरीके से पूछे, कुछ बताए कुछ, यानी मैंने कुछ जानते ही नहीं थे उसके बारे में। तभी मेरा कोई दोस्त होता था, एक मित्र था, वो मेरे साथ हमेशा बताता था कि देखो ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे। उसको हर कला आता था, है ना। हम कहे यार जीते उतरेंगे नहीं, चलो ये ना थोड़ा सा इंटरटेन होगा। तो हम खुशियाँ ढूंढने के फिराक में रहते थे। हम तनाव में ज़्यादा ज़िंदगी नहीं देते थे, क्या हुआ नहीं हुआ वो ज़िंदगी में जब होगा देखा जाए। मैं भविष्य की चिंता कभी करता ही नहीं, अभी भी नहीं करता हूँ। जो होगा देखा जाएगा। महल से लेकर अगर रोड पर आ जाएंगे कोई बात नहीं है, और रोड से अगर महल पे भी चला जाएंगे तो कोई बात नहीं, वो मेरे लिए शून्य हो जाएगा। क्योंकि मेरी आकांक्षाएं तो कुछ पाने की है ही नहीं, हम कुछ नहीं पाते। तो मुझे लगा कि नहीं, अब चलो आ जाइए सर, अब छोड़ो ये सब कल्पना चीज़ें, कहते हैं एक ही चीज़ में चलोगे तो तुम खोल के लिख भी नहीं सकते हो, बोल भी नहीं सकते हो, तो क्या चीज़ किया जाए। उसी बीच में छात्र आंदोलन में क्या हुआ कि एक बार हम सैदपुर हॉस्टल में थे और हमको कुछ पुलिसों ने पकड़ के हमको जेल डाला। हम बहुत डरते थे, है ना। अच्छा, उसी के आधारित पर आपने ये किताब लिखा है क्या? दर्शकों को थोड़ा सा दिखाइए। हाँ जी, जी, है ना। तो ये किताबें जो है ये मेरी पहली रचना है। ये आपने पहले लिखा है? जी। अभी तक कितनी किताबें आपने लिखी? अभी 4 किताबें तो मैं लिख दिया हूँ। 4 किताब जी, ठीक है। ना। एक आपकी एक ये भी किताब है दर्द का देवता, इसमें क्या कहानी है? इसमें है कि हम जिस समय लॉकडाउन पूरा देश में लग गया, प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं जी, और उसके बाद जो है जब एक दिन करने के बाद जब देश में जब दीपावली मनाई गई थी, तो प्रधानमंत्री का हम उस दिन भाषण हम लिखे थे अपने हाथों से। अच्छा, कि प्रधानमंत्री क्या क्या बोलते हैं। और उस दिन मुझे नहीं लगता कि पूरे दुनिया के लोग, हमको लगता है पहली दफ़ा ऐसा हुआ होगा जब टीवी पर बैठ करके प्रधानमंत्री की भाषण सुन रहे होंगे। तो मैं उन चीज़ों को, और मैं कुछ दिन जब गुजरने के बाद जब असर होने लगा, घर में बैठ करके मैंने जरा सा भी जाते थे किसी से मिलना नहीं है। मेरे मैंने करीब से गुजरने वाला गोईठा गांव में अभी भी बेचती हैं महिलाएं, उनको देखता था। लकड़ी जो माथा पर चलाती है ढोने के लिए, उसको कोई नहीं ले रहा था, है ना। तो कोई माल जाल जो अपना जानवर लेकर के बाद में चराने जाता है, वो भी डर से नहीं जा रहा है ना। तो ये गांव की जो चीज़ें होती है, एक दूसरे का अगर चापाकल छू दिया तो उसके लिए मानो की लड़ाई हो गया। कोविड का टाइम चल रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे थे, है ना।
तो उस चीज़ को जब घर में भी एक दूसरे से नहीं सट रहे थे, घर में भी जाते थे तो आप उस रूम में हैं तो आप उस रूम में, बच्चे एक दूसरे में सट नहीं रहे थे, उसकी पीड़ा को मैं लिखा हूँ। कैसे एक पिता जो है अपने बच्चे से उस शीशेदार वाले दरवाजे से झांक कर एक दूसरे को देखते हैं और बच्चा उनके जो मैंने शरीर में चिपक भी नहीं पाता है, उसके कमर में जो झूलने की आदत है तो चील भी नहीं पाता है, उसकी जो कथा है वो मैंने इस किताब में लिखा है। उस किताब में लिखा है कि गांव में हमारी महिलाएं लकड़ी बेचने आती हैं 10-15 किलोमीटर दूर से, और उसके गोद में एक बच्चा है जिसमें कि बहुत सारे जो है क्या बोलता है, उसमें फुंसी शरीर में पूरा हो गया है, और उसके बाद भी जो है हम उस चीज़ को हम देखते हैं और उसकी कोई नहीं लकड़ी खरीदता है। तो किसान लोग 2 किलो कोई मकई दे दिया, कोई दे दिया। तो मैं कभी इस चीज़ को मैं देखता हूँ तो मैं अनुभव करता हूँ कि ईश्वर ऐसा भी कर सकते हैं क्या। यानी जब ऐसा हो सकता है, पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। और उस चीज़ की पीड़ा जो मैं गांव की महिलाओं की पीड़ा जो देखा हूँ, जो मैं उनसे बात किया हूँ, जो देखते होंगे कि बहुत सारी जानवरें जा रही है, पीछे से गोबर चुनती हुई महिलाएं जा रही है, और वो अपने बच्चे से उसका दिल्ली में फंसा हुआ है, वो कैसे मोबाइल पे बात करता है, मैं वैसे के पास बैठकर मैं उस किताब को लिखा हूँ। क्या इस दौरान आपने उन महिलाओं से बातचीत? बिल्कुल, ज़्यादा सब तो घर के परिवार बने, इधर अगल बगल के ही हैं लोग, तो उनसे क्यों नहीं, भाई कैसे लग रहा लो जी, क्या लग रहे हो, मैंने अपनी अंदाज में अपने गाँव की भाषा में ही है कि मम्मा कैसा लग रहा लो, है ना, इतना दिन घर में। तो कुछ अजीब तरह की उसकी बातें जो आती थी और उसकी पीड़ा आती थी, और उनके बेटे जो बाहर फंसे हुए थे उनकी जो भावना थी, उसको जो हमारी अंदर से दर्द और पीड़ा है उसी को, और इसमें देवता उन लोगों को कहा हूँ जो कि उस कोरोना काल में घर से बाहर रहकर अपनी ड्यूटी का पालन कर रहे थे, जैसे डॉक्टर हो गए, पुलिस हो गए, नर्स हो गए, समाज सेवी हो गए, है ना, है ना। तो ऐसे लोगों के लिए जो है ये क्या बोलते हैं, वो जो सफाई कर्मी हो गए, ऐसे लोगों के मैं समर्पित किया हूँ ये किताब। तो कोरोना काल के दौरान जो लोगों की पीड़ा थी उसको आपने शब्दों में पिरोया है इस किताब में। दर्द के देवता की स्टोरी यही है। जी जी। आगे कौन सी किताब लिखने जा रहे हैं आप? अभी मेरी किताब तो अभी तो देखिए चल रही है, बहुत सारी चीज़ें काम चल रही है। हाँ, काम चल रही है। अभी मैं सोचा हूँ कि मैं वकालत में आया हूँ, तो हमारा जो अनुभव है एक युवा वकीलों की क्या पीड़ा होती है, चाहे अन्य के वकीलों की क्या, अधिवक्ताओं की क्या परेशानियाँ होती है, उसके बारे में मैं थोड़ा जिक्र करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि समाज में जब मैं इस क्षेत्र में आया हूँ तो इसके भी पहलुओं को समाज के सामने लाने होंगे, ताकि हम लोग जैसे अधिवक्ताओं को कौन कौन सी परेशानियाँ झेलना पड़ता है। क्योंकि देखिए, जिस क्षेत्र में आप जाइएगा नहीं, कोई बता नहीं सकते, तो क्यों ना हम उस चीज़ में जा करके उस कठिनाइयों का सामना करके जो चीज़ हम लिखेंगे ना। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जो आप किताब लिखने चाह रहे हैं, या फिर अगर आपने लिखा दर्द का देवता, लोगों ने उतना पसंद नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी लोग फ़ोन पे ही सब कुछ देख लेते हैं, सारी जानकारी उन्हें फ़ोन से ही प्राप्त हो जाती है, तो इस दौर में क्या आपके किताबों को लोग पढ़ना पसंद करेंगे? आपको मैं बता देता हूँ कि गाने और पुस्तकें तुरंत फेमस नहीं होते। आप जो भी गाना गायक का देख लीजिए कि काफ़ी दिन बीत गए तब उनके गाना मार्केट में हिट कर गए, और किताबें जब लिखे तो उसको कोई पूछने वाला नहीं था। कई ऐसे लेखकों के बारे में पढ़ा हूँ जिनको लोग मैंने दुत्कारते थे, क्या कर रहे हो, कोई और काम नहीं है, फलना है चिलना है, बहुत सारी चीज़ आलोचना सहन करना पड़ा। तो उस कारण से मैं किताब नहीं लिखता हूँ। आपको मैं बता देता हूँ कि जितनी भी पुस्तकें मैं लिखता हूँ, इस पुस्तकों से आने वाली राशि मैं उन गरीब बच्चों के लिए मैं समर्पित कर पाता हूं, क्योंकि मैं लगता है कि तुम्हारी पीड़ा है, तुम्हीं पर मैं खर्च करूंगा। इससे ना तो मेरा रोजी रोटी चलेगा, ना तो कोई, ये मैं शौक के लिए लिखता हूं, और ताकि लगे कि मैं ज़िंदगी में अगर कभी मुझे याद आए कि मैं ज़िंदगी में क्या क्या किया, तो मैं अपनी किताबें पढ़कर मैं अपने आंसुओं को बहा लूँगा, या तो फिर मैं उस चीज़ की पीड़ा को समझूंगा कि मैं किस परिस्थिति से गुजरा हूँ। क्योंकि ये चीज़ें अगर भूल जाऊँगा तो ऊपर चढ़ने के बाद भी कोई चीज़ रहती नहीं है। इसलिए किताबें कभी मरती नहीं है। इसलिए हम बिकने के उद्देश्य से मैं कभी नहीं लिखता कि मैं एक राइटर हूँ, मेरी किताबें बिकनी चाहिए, ये सब कभी नहीं। ये मेरा शौक है, मैं लिख देता हूँ। दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहते हैं? दर्शकों से मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी में आप अच्छा हो या बुरा हो, आप क्या हो नहीं मैं जानता, लेकिन आप दुनिया की जितनी भी ख्वाहिशें पूरा करना चाहते हैं, चाहे दुनिया आजकल भौतिकवादी युग है, आप मेहनत भी करते हैं और अय्याशी भी करते हैं, चाहे वो कितनी भी बुरी हो, अपनी भावना को जरूर लिखिए। और ये कभी मत छुपाइए कि मैंने बुरा कर दिया, कुछ नहीं होता है। बुरा तब होता है जब हम उस चीज़ को मानते नहीं हैं। अगर मैं बुरा हूँ तो हूँ,
लेकिन उसे सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा, और ये तभी हो पाएगा जब समाज को आप कुछ नया दे पाएंगे, और तब दे पाएंगे और तभी लिखिए, और किताबें जरूर लिखिए, क्योंकि इससे होता है कि समाज, अभी आप कुछ मिले आपको या ना मिले, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि बस समाज में कभी आप मर नहीं सकते हैं। किताब लिखनी चाहिए जी एकदम बिल्कुल लिखनी चाहिए। हम अच्छे हैं या बुरे हैं इससे मतलब कुछ नहीं है। मैं, हाँ भाई मैं बुरा हूँ तो मेरी अपनी अभिव्यक्ति है, मैं तो आपको चोट नहीं पहुँचाया ना, है ना। और ये मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं जितनी भी किताबें लिखता हूँ, पहले मेरे फैमिली के लोग सपोर्ट करते थे इसमें, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इस चीज़ के लिए मेरे फैमिली बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मैं ये किताब अगर बिकता भी हूँ तो कह देता हूँ कि नहीं, ये उन बच्चों का हक है जिनकी इनकी ज़रूरत है ना। हम अगर नहीं भी करेंगे तो हम समझते हैं कि अगर मेरी स्थिति एक वैसे कचरा चुनना, पॉलीथीन चुनने के घर में अगर मेरा हो जाता तो मैं क्या सोच पाता, और यही चीज़ मुझे बेचैन करती है, और मैं उन बच्चों को मदद कर पाता हूँ। मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं 1 रुपया कमाऊँ या 1 करोड़ कमाऊँ, मेरा कुछ नहीं है। जो है ईश्वर सब उसका है, मैं क्या कर पाता हूँ, कुछ नहीं। हो सकता है कि इस अच्छे कार्य के लिए भगवान ने मुझे चुना हो, और मैं इसी से प्रसन्न रहता हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं जानता हूँ। और बाकी मैं चाहता हूँ कि किताब लोग पढ़ें, लिखें और ज़िंदगी में कुछ ऐसा करें कि चलो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन समाज को मैं एक चीज़, नई कहानियाँ देकर गया, क्योंकि हर एक व्यक्ति में एक नई कहानियाँ जन्म होती है। कोई नहीं है किसी का अपना कोई कहानी नहीं कि हम जो लिखे हैं दूसरे बच्चे लिखेंगे, हो सकता है हमसे बेहतर लिखें। हम हिंदी साहित्य के स्टूडेंट नहीं हैं, हम कभी किताब उताब से भी लगाव नहीं है। मैं बहुत सारी कहानीकारों को भी नहीं जानता, मैं क्या जानता हूँ, बस मैं यही जानता हूँ। बाकी मैं क्या जो हूँ ये भी खुद भी हमको पता नहीं है, लेकिन मैं जरूर कहूँगा कि जो भी जीवन में है एक बार जरूर कहानी या पत्रिका लिखिए, ताकि अपने को सुकून मिल सके। कि हम, जैसे होता है कि हम लोग बचपन में क्या करते थे, हमारे पिताजी प्रत्येक दिन डायरी लिखाते थे, तो डायरी में हम जब लिखते थे ना, तो हम कितना बजे उठे, क्या किए नहीं किए, किसके साथ बात दिनचर्या के बारे में लिखा करते थे, है ना। तो नित्य क्रिया से निपट कर जो मैंने काम किया वो लिखता। वो आज आपके सामने है कि किताबों के माध्यम से मैं आपके पास सामने कुछ लिख पाता हूँ, और मुझे लिखने का बड़ा शौक है। मैं देखिए, मैं लेखक नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं किसी के चीज़ों पे मैं लिखूँ और उसको लोग पढ़े। आगे भी आप लोगों के दर्द को पिरोते रहेंगे किताबों में? वो तो मैं उसका तो आशिक हो चुका हूँ। ये तो जब तक आप मोहब्बत में टूटेंगे नहीं तो अल्फाज आएंगे कैसे, है ना। तो ये सब तो मेरी ये अपनी जो लाइफ है, और मैं इस चीज़ को मैं नहीं चाहता हूँ कि इस चीज़ों के हम तो लोगों को समझाने का प्रयास किए हैं कि देखिए समाज ऐसा भी है। तुम जो बहुत सारे बच्चे जेल गए हैं, हम कहते हैं कि तुम कुछ मत करो, तुम खाली लिखना शुरू करो, देखो उसी दिन से तुम्हारी तारीखें कम हो जाएगी, है ना, तुमको आनंद आएगा। इसलिए मैंने लिखने का प्रयास किया, और मैं लोगों से अर्ज करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें होता है कि मैं कोई लेखक नहीं हूँ, बल्कि मैं शौक के लिए लिखता हूँ, लेकिन आप लोग ने इतना प्यार दिया मुझे कि मुझे लेखक की श्रेणी में ला दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो हमारे साथ ऑथर अंशुमान बात कर रहे थे, क्या कुछ जानकारी देते हुए, कहते हुए नजर आ रहे थे, और किस तरीके से अपने अनुभव को साझा करते हुए नजर आ रहे थे, देखा आपने। तो इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।